नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। 69th बीपीएससी पीटी का एग्जामिनेशन जो है ऑलमोस्ट सितंबर लास्ट मंथ में होपफुली होने की उम्मीद है। ठीक है, 30 सितंबर की डेट है और टाइम आपके पास कम है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए यहाँ पे हमारी ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल है। हमारे कोर्सेज भी अभी इसके लिए चल रहे हैं बीपीएससी के लिए। आपको शॉर्ट सिलेक्शन के लिए जो कंटेंट चाहिए उसकी अगर आप जानकारी चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का खोल करके देखिए, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उस पर दी हुई हैं, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस सीरीज़ को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे या फिर इनडायरेक्ट रूप से देखे जाते हैं कवर करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। कहा गया भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलों में से कौन सी मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त नहीं होती है। तो हमारा जो नेचुरल सिल्क है, ठीक है, ये कैसे प्राप्त होता है? हमारा जो सिल्क वॉर्म होता है तो उसका जो कोकून है उसके माध्यम से, और इसी प्रकार की जो कृषि की जाती है उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं, जहाँ पे इस प्रकार के कीटों का एक कह लीजिए बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करके सिल्क प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये हमारी मिट्टी में फसल लगाने से नहीं होता। बाकी कॉटन और जूट हमारे एक सॉइल से ग्रो होने वाली क्रॉप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे और यहाँ पे जो आपका नया पैटर्न है 5 ऑप्शन का, जिसमें मोर देन वन और नन ऑफ द अबव को इन्होंने अलग किया है, हम उसको ही देखते हुए चलेंगे। सूर्यमुखी का तेल है ना, जो सनफ्लावर ऑयल होता है, तो कई बार कई सारे जो हमारे कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको रेकमेंड किया जाता है, तो या फिर आप भी खा सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि जो रोगी होगा वही खाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें एक प्रकार का एसिड पाया जाता है जो मानव धमनियों में एकत्रित कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि मुख्य रूप से बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि आपकी बॉडी में एक कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकता है, उसको क्लीन करने के रूप में लाइनोलिक एसिड जो है यहाँ पे इस तेल में पाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर जैसे एरोसिक एसिड लिखा है तो ये सरसों के तेल में पाया जाता है। ठीक है, टार्टरिक एसिड तो जैसे ये जो खट्टे इमली वगैरह होता है इसमें पाया जाता है ये। भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो 1947 में हमने जो है आज़ादी पाई। 50 साल कब हुआ? 1997 में। ठीक है, तो 97 से लेकर के वर्ष 2002 के लिए हमारा जो 9th 5-year प्लान आया था, ठीक, उसी की यहाँ पे बात की गई है। और इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, जब ये प्लान लाया गया। ठीक है, तो जितने भी 5-year प्लान है प्लीज़ ये 12 की सूची देख लीजिएगा और इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इससे एक आध क्वेश्चन तो हर साल पूछ ही लिया जाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारतीय कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अरहर की दाल के जीनोम को डिकोड किया गया था? ठीक, तो 2011 में ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, इसके अंतर्गत लगभग 30 से ज़्यादा साइंटिस्ट थे। ठीक है, और इंटायरली पहली बार ऐसा हुआ कि किसी क्रॉप पे पूरी तरीके से इंडियन टीम ने जो है कार्य किया और इसका जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह करके जीनोम जो है अरहर की दाल का डिकोड किया। बेसिकली इससे क्या होता है जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह में, कि उस प्लांट या फिर जो भी चीज़ के बारे में ये चीज़ की जा रही है जीनोम डिकोडिंग, तो सारी इन्फॉर्मेशन है ना पता हो जाती है। तो जैसे उसके फर्दर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें या फंगल इन्फेक्शन होगा, है ना, या क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर्टिकुलर प्लांट की, वो पता हो जाती है। तो आगे से उसको ठीक करने के लिए उस पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो अरहर की दाल चूँकि इंडिया में लार्जली देखते हैं कंज्यूम की जाने वाली दाल है। ठीक है, और हम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं इसके। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, इसको 2011 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस फसल को अनाजों की रानी के रूप में भी जाना जाता है? क्वीन ऑफ ग्रेन्स, तो ये मक्का को कहा जाता है। ठीक है, मेज। नेक्स्ट है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रायोजन किस वजह से किया गया था? ठीक है, तो देखिए आपको याद होना चाहिए कि 5 अप्रैल 2016 को इसको लॉन्च किया गया था, स्टैंड अप इंडिया स्कीम को। मुख्य रूप से जो उद्यमशीलता है ग्रास रूट लेवल पे उसको बढ़ाना और जॉब क्रिएशन करना। ठीक, तो एक चीज़ यहाँ पे ये एडिशन में अभी पहले ध्यान रखिए कि अभी रिसेंटली 2023 में है ना इसको जो है एक्सटेंड किया गया है 2025 वर्ष तक के लिए। ठीक, पहले इसको ध्यान रखना है। दूसरा, इसके उद्योग क्षेत्र मतलब इसका जो मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव रहा है वो SC
ST इस पॉपुलेशन के जो लोग हैं और वुमेन है ना, तो ये 3 कैटेगरी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमशीलता करना चाहते हैं, इन लोगों को सपोर्ट प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्पों में लिखा जैसे सिर्फ महिला उद्यमी, अनुसूचित जाति, फिर है ना अन्य पिछड़ा वर्ग, तो ये वाला तो नहीं है। इसमें हम पहले जो है ये नन ऑफ द अबव को चुन लेते हैं और इसमें यहाँ पे देखिए है ना अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमी में इसको जो है प्रमोट करना है। ठीक, आठवीं पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ से पहले इसमें से कितने वार्षिक कार्यक्रम बनाए गए थे? तो आपको याद होगा कि जैसे 5th 5-year प्लान को भी बीच में रोक करके 1978 के अराउंड है ना 1-1 साल वाले प्लान लाए गए थे 3। ठीक, तो वैसे ही अब 8वीं प्लान की बात करें तो चूंकि इसको स्टार्ट होना था वैसे तो जो है 1990 के अराउंड, लेकिन उस समय की इकोनॉमिक सिचुएशंस आप देखेंगे तो LPG रिफॉर्म्स और तमाम तरह की अनसर्टेनिटी थी है ना इकोनॉमी में, तो उस वजह से ऑफिशियल लॉन्च नहीं हो पाया था ये। तो 1990-91 और 91-92 कह लीजिए कि ये 2 हमारे जो प्लान थे इसको बनाया गया था 1-1 साल के लिए। फिर उसके बाद ऑफिशियली जो 8 प्लान लॉन्च हुआ हमारा वो 1992 में लॉन्च हो पाया था। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसमें से भोजपुरी की पहली फिल्म जो कि 1962 में रिलीज़ की गई, तो गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो ये मूवी का नाम है। तो ठीक है, एज अ BPSC एस्पिरेंट के रूप में भी इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें से कीर्तन की उत्पत्ति किस राज्य से संबंधित है? तो आपने जैसे मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब रीजन में आप देखते हैं ना मंदिरों में कीर्तन वगैरह बहुत किया जाता है। ठीक है, आमतौर पे लोग घरों में भी करते हैं। तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति जो है वो वेस्ट बंगाल स्टेट से मानी जाती है। इसमें देखें बराबर की गुफाओं का उपयोग इसमें से किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ठीक, बराबर केव्स के बारे में आप जानते होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे गौतम बुद्ध के समकालीन मक्काली घोष थे, ठीक है, जिन्होंने आजीवक सेक्ट जो है इसकी स्थापना की। तो इनके ही संबंधित जो लोग थे, ठीक है, इन्होंने बराबर केव्स को एक तरीके से अपने शेल्टर के लिए, ठीक है, यूज किया था। तो ध्यान रखना इसको। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ठीक है, जैनिज्म बुद्धिज्म से संबंधित जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर हैं, ठीक है, टेक्स्ट हैं, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसी में अगर हम बात करें तो अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट जो है ये 14 पूर्व है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, इसको पॉज करके एक बार पढ़िए। इसमें देखें प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? ठीक है, तो अर्लीस्ट जो जैन लिटरेचर है वो अर्धमागधी से संबंधित थे, ठीक है, उसमें ही लिखे गए। फिर ये जैसे प्राकृत और पाली ये मुख्य रूप से आगे फिर पॉपुलर होता है। यहाँ पे फर्स्ट विकल्प को चुनेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो जैन तीर्थंकर्स में से एक थे पार्श्वनाथ, और ये समेत शिखर जो है ना इसमें आपका गिरिध में झारखंड में देखते हैं। तो किसका पार्ट है ये जो हमारी ये पारसनाथ हिल है वहाँ पे लोकेटेड है, तो उसी की बात हो रही थी इसमें। अब इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ठीक है, तो काफ़ी बाद की एक कह लीजिए शॉर्ट पोएम्स का एक कंपाइलेशन है, ठीक है, थेरी का था। ठीक, तो इसको चुनेंगे हम। नेक्स्ट है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म में 2 मुख्य संप्रदाय हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक, तो श्वेतांबर से संबंधित कौन थे? स्थूलभद्र, ठीक, और दिगंबर से जो है ये भद्रबाहु। तो इन दोनों के नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, और इनकी जो क्लासिफिकेशन है और फैक्ट तो आप खैर पढ़ लीजिएगा। जैसे पहचान मुख्य रूप से क्या है कि जो श्वेतांबर लोग होते हैं है ना वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, वहीं उसके विपरीत दिगंबर लोग जो है उनका मानना है कि दिशा ही उनका वस्त्र है ना, डायरेक्शन, तो वो कोई कपड़ा या इस तरह की चीज़ें नहीं पहनते हैं। ठीक, भगवान महावीर यानी कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? ठीक, तो इनके ही जो थे वो सन इन लॉ, ठीक है, जमाली। ठीक, तो जमाली का नाम यहाँ पे है नहीं, तो नन ऑफ द अबव को चुनिए। ठीक, नेक्स्ट है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ?
तो जैसे अभी हमने ऊपर ही बात की श्वेतांबर और दिगंबर की, तो जैसे बुद्धिज्म में आप 4 काउंसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वैसे जैन धर्म में भी 3 प्रमुख काउंसिल हैं। जैसे जो पहली हुई लगभग 300 BC में पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो यहीं पे 2 भागों में विभाजन हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक। तो ऑप्शन सी को चुनेंगे। और जैसे कई बार ये पूछते हैं कि जो पाटलिपुत्र में जैन काउंसिल हुई तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र थे, ठीक है। और जो महावीर की टीचिंग्स थी उसको 12 अगम में, है ना, जो है क्लासिफाई करने का कह लीजिए जो काम हुआ वो इसी काउंसिल से संबंधित है, ठीक। तो ये सब फैक्ट्स इससे संबंधित है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो जैन धर्म में जो लोग विश्वास रखते हैं उनके सिद्धांतों के अनुरूप अगर यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स को देखें तो ये तीनों ही बातें ठीक हैं। इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक को चुनेंगे हम। इनको आप पॉज करके एक बार जो है डिटेल में तीनों चीज़ों को देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने यह प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ये जो कह लीजिए थॉट है, ये मानना, अभी हमने आजीवक सेक्ट की बात की थी मक्काली घोष वाले, ठीक है। तो इन लोगों का ये मानना था। अब इसमें हमें गलत युग्म चुनना है। किस रेफरेंस में 2 हमारे पास सूची है, कुछ आचार्य हुए और उनसे संबंधित जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, खास करके फिलोसॉफिकल थॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों जो है वो ठीक है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। इसको देख लीजिए आप। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थित था? 16 महाजनपद की जो लिस्ट है प्लीज उसको आप याद ही कर लीजिए, महाजनपद और उनकी कैपिटल क्या थी, ठीक है। तो उसी में से एक था मत्स्य महाजनपद जिसकी कैपिटल क्या थी, विराटनगर। और ये वर्तमान जो राजस्थान स्टेट है, ठीक, इसके रीजन के कुछ क्षेत्र इसमें संबंधित थे। नेक्स्ट है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, ठीक है। तो मगध की क्या थी, राजगृह। तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव को चुनिए। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही, ठीक है। तो अभी जैसे हमने ऊपर बात की कि फर्स्ट कैपिटल है ना राजगृह, ठीक है, उसके बाद पाटलिपुत्रा, फिर जैसे यहाँ पे गिरिव्रज लिखा हुआ है तो ये भी एक दूसरा नाम है किसका, राजगृह का ही, ठीक है। कौशाम्बी की बात करें तो जैसे इधर प्रयागराज वगैरह के रीजन में, ठीक है। तो ये कहाँ रहा इसमें, ये ऑड हो जाएगा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है, ठीक है। तो जैसे ये बुद्धिज्म के टाइम पे ये सब एरियाज काफ़ी पॉपुलर थे, ठीक है। श्रावस्ती जो वर्तमान ये उत्तर प्रदेश का रीजन है, तो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बताया गया कि जो प्राचीन श्रावस्ती नगर माना गया वो अर्धचंद्राकार, ठीक है, उसकी आकृति थी। तो यहाँ पे बी विकल्प जो है ये देखिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो यहाँ पे बात हो रही है अजातशत्रु की, ठीक है, इन्होंने मारा, ठीक है। और इसके बाद इनकी किलिंग की इनके पुत्र ने, कौन था, उदयन, ठीक है। तो ये सब क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, ऑप्शन इसमें बी को चुनेंगे। अच्छा, अजातशत्रु ने किसकी हत्या की थी, ठीक है, इनके पिता का नाम जरा कमेंट करिए। इसमें से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, ठीक है। तो 16 महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशन बताने वाला हमारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसमें तो नहीं है, अंगुत्तर निकाय, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं को चुनिए। अभी हमने ऊपर भी अजातशत्रु की बात की थी, तो इनके वंश का क्या नाम था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हर्यंक वंश, ठीक, ऑप्शन बी। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणतंत्र या गणसंघ कह लीजिए इसको हरा करके आत्मसात किया था, ठीक है। तो वज्जी रीजन को मगध एम्पायर में असिमिलेट करने का काम किसने किया, ये अजातशत्रु ने, ठीक है, ऑप्शन सी को चुनेंगे। बिंबिसार के टाइम से देखेंगे तो यहाँ पे इनमें जो है एक तरीके से इंगेजमेंट रहा, आपस में कॉन्फ्लिक्ट, और लेटर ऑन यहाँ पे अजातशत्रु में इसको असिमिलेट किया था इसने। नेक्स्ट है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो इधर मालवा प्लेटू मुख्य रूप से आप देखें जो ये आपका अवंती का जो रीजन था जिसकी कैपिटल क्या थी, है ना, उज्जैन, ठीक। तो यहाँ पे इस रीजन को जो है एक तरीके से इसकी पावर को ओवरटेक किया था शिशुनाग के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें सी को चुनेंगे। तो वही यहाँ पे स्टेटमेंट में पूछा गया था कि मालवा रीजन पे मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ, तो शिशुनाग में, ठीक।
नेक्स्ट है मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए मगध एज अ रीजन, ठीक है, ये पूरी हिस्ट्री आप पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन जाहिर सी बात है पूछा जाता है। जितनी भी रेड डायनेस्टीज यहाँ पे हुई, जो फेमस शासक हुए, ठीक है, तो उसी क्रम में मगध रीजन में नंद वंश का संस्थापक कौन था, ठीक, तो ये कौन था, महापद्मनंद, ऑप्शन फर्स्ट। मगध रीजन का ही कौन सा सम्राट अपरो परशुराम, ठीक है, इस नाम के साथ जाना जाता था, ठीक है, तो महापद्मनंद है ना, को ही कहा जाता था, इसमें वो नाम है नहीं, तो नन ऑफ द अबव को चुनेंगे। अब नंद वंश के पश्चात मगध रीजन पर किस राजवंश ने शासन किया, ठीक, तो ये पूरी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए ये भी, ठीक है, तो नंद के बाद आए कौन, मौर्य। नेक्स्ट देखें, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था, ठीक, तो जीवक संबंधित थे बिंबिसार के कोर्ट से, ये एज अ फिजिशियन के रूप में संबंधित थे गौतम बुद्ध से भी। और जीवक के बारे में ही कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अवंती के रूलर थे प्रद्योत, तो उनको जॉइंडिस हो गया था, तो उनके इलाज के लिए, ठीक है, जीवक को जो है बिंबिसार के द्वारा भेजा गया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बेसिकली ये एंशियंट टाइम की एक तरीके से कह लीजिए बात हो रही है। तो कालपी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ये जो जालौन का रीजन है, जालौन जिला है, ठीक है, वहाँ के रीजन को कालपी के नाम से रेफर करते थे। तो यहाँ पे रिवर हमारी है यमुना। इसमें गलत युग्म चुनना है, उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उसकी राजधानी के रेफरेंस में युग्म हमारा बनाया गया है। देखिए 16 महाजनपद की जो लिस्ट हमने आपको बताई, उसमें से क्या था कि 8 जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्रफल है उसके अंतर्गत ही पाए जाते थे, ठीक है, तो उसी में से जो कुरु है, ठीक है, इसकी एक कैपिटल लिखी इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अहिच्छत्र, ठीक है, और जैसे ये कौशल के लिए साकेत लिखा है ना, तो साकेत या फिर श्रावस्ती, ठीक है, ये भी इसको कहा जाता था। तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है, तीनों ही तो ठीक है, तो नन ऑफ द अबव को चुनेंगे। देखिए अभी आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने स्थित थे, ठीक है, तो 8। अच्छा बिहार में कितने थे, जरा आप कमेंट करिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में गलत है, ठीक है, तो श्रेणी एक टर्म है, तो श्रेणी सिस्टम है ना, इसके रेफरेंस में आप इसको देख सकते हैं। ये व्यापारियों और कारीगरों का एक संगठन होता था। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, ये बात भी ठीक है, और ये व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, उत्तर ही नहीं मध्य भारत में भी देखेंगे, पश्चिमी पूर्वी हिस्सों में भी ये प्रचलित होती थी। तो ये प्रकार से देखेंगे तो इसमें सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, वही पूछा गया था, ठीक, तो यहाँ पे इसको चुनेंगे। मुख्य रूप से वही मर्चेंट और आर्टिसंस इसमें होते थे जो अलग अलग प्रकार के उस अपनी फील्ड से संबंधित ट्रेड वगैरह में इन्वॉल्व थे, ठीक है, तो इस हिसाब से इसको याद रखिएगा। अब है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो अलेक्जेंडर का इन्वेजन का मुख्य रूप से जो टाइम पीरियड होता है अराउंड 327 से 325 BC, ठीक है, इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो पाटलिपुत्र कैपिटल के साथ जो नंद डायनेस्टी है, ठीक है, इनका मुख्य रूप से शासन है। महापद्मनंद के जो है उसमें जो अभी हमने ऊपर बात की थी ना कि फाउंड किया गया था इनके द्वारा, ठीक, तो इसी में फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे हम। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो अभी हमने जैसे इन्वेजन की बात की, ठीक है, तो जो टाइम पीरियड हमने डिस्कस किया उसके टाइम पीरियड पे ये किसका समय काल है, धनानंद का, ऑप्शन बी। अलेक्जेंडर के इन्वेजन के टाइम पीरियड की जो घटनाएं हैं उसको सब डिटेल में देख लीजिएगा, जैसे खास तौर पे उसके साथ कौन कौन से उसके सहयोगी थे, है ना, हाइडेस्पीस का जो बैटल है, ठीक है, तो उसी क्रम में एक इन्फॉर्मेशन ये भी पूछी गई है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा, यहाँ पे घायल शब्द जो है वो मिसिंग है, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे अब, ठीक है, तो घायल हो जाने के बाद किस भारतीय राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, ठीक, तो कुछ यूनानी लेखकों के द्वारा मुख्य रूप से जो है इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक अश्वक जो है गणराज्य था, तो उसकी कैपिटल थी मस्सग, है ना, तो यहाँ की महिलाओं ने जो है इसमें वहाँ के सैनिकों की मृत्यु के बाद या फिर घायल हो जाने के बाद, है ना, खुद से युद्ध की जो है कमान संभाली।
अब देखें भारत में सिकंदर की सफलता निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण थी, ठीक। तो सिकंदर के इन्वेजन के टाइम पे जैसे अभी हमने जो बात की, तो उस समय क्या था कि भारत का जो आज का टेरिटरी है ना, तो अगर हम उस समय की बात करें तो उस समय कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ठीक है। अब जैसे मुख्य रूप से हमने बात की मगध, है ना, उसके अलावा भी अन्य अन्य क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के लोग शासन कर रहे थे, ठीक है। तो सेंट्रल अथॉरिटी का अभाव होना, और उसकी आर्मी जो है, इंडियन आर्मी उस समय जो लोगों की थी, है ना, इन शासकों की उनसे तो बेहतर ही थी, और कुछ देशद्रोही शासकों की उसको सहायता भी मिली। तो ये तीनों ही कारण सही हैं, इसमें मोर देन वन को चुनेंगे हम। अब उस भारतीय राजा का नाम बताना है जिसने सिकंदर को झेलम नदी के तट पर पराजित किया था, ठीक। तो ये युद्ध आप जानते होंगे, सिकंदर और पोरस का। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आया था। तो इसके इन्वेजन के टाइम पीरियड पे देखेंगे कई सारे इसके एसोसिएट जो ऑफिसर्स रहे उसके नाम कई बार क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। जैसे निरियाकस जो है, ठीक है, तो ये इसकी आर्मी का एक प्रमुख ऑफिशियल था, ठीक है। एनएस सेक्रेटस जो है एक प्रकार का ये हिस्टोरिकल राइटर था, ठीक है, जो इसके साथ कैंपेन्स में इसके रहा। अरिस्टोबुलस की बात करें तो ये जो है एक नॉन मिलिट्री ऑफिसर के रूप में जो है इसके साथ कैंपेन्स में इसकी चर्चा आती है। तो इसमें तीनों ही जो है आए थे, तो यहाँ पे भी मोर देन वन को चुन लेंगे। नेक्स्ट है बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, ठीक है। तो ऑप्शन बी में देखिए तक्षशिला का जो रीजन है यहाँ से संबंधित था। ये बेसिकली क्या हुआ था कि ये जो है इसमें एज एन एम्बेसडर आया था शुंग रूलर के कोर्ट में, ठीक है, और इसने यहाँ पे इन द ऑनर ऑफ वासुदेव, है ना, कह लीजिए, या फिर कृष्ण, इनकी स्मृति में एक पिलर जो है ये बेस नगर अभिलेख जिसके रूप में आप जानते हैं उसको बनवाया था, ठीक है, यहाँ पे विदिशा में, ठीक। तो उसी के बारे में बात हो रही थी। तो यहाँ पे इस इंस्क्रिप्शन के बारे में भी ध्यान रखना है कि किससे संबंधित है और कहाँ पे है, और जो है हेलियोडोरस जो है, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पे देखा हमने तक्षशिला। महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं, ठीक है। तो इस कथन का प्रमाण अभी हमने ऊपर ही कई सारे क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिया है, ठीक। आगे की बात यह है कि निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम, एक पुस्तक फेमस है अष्टाध्यायी, ठीक है, किसने लिखा था, पाणिनि ने। ये भी चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये अलग से पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसमें से किन जनपदों के नाम पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें उल्लिखित है। तो मगध, अश्मक, कंबोज, है ना, इन तीनों को चुनेंगे, इनका मेंशन मिलता है इस पुस्तक में। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, ठीक। तो पूरा जो एक कह लीजिए अराउंड 322 BC के टाइम पीरियड पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट माना गया, तो मोस्ट ऑफ द एरिया को इनकम्पास करते हुए एक जो प्रॉपर सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है मौर्य डायनेस्टी की, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई, तो फर्स्ट विकल्प को चुनेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे होंगे प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए, ठीक है। हम अपनी इस सीरीज़ को एग्जामिनेशन तक आपके कंटिन्यू करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।